राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां उन्होंने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र को उत्प्रेरित करना है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो मणिपुर घटना की जांच अपने हाथ में लेगी। सरकार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति उनके शून्य सहिष्णुता की नीति है और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि मुकदमा मणिपुर के बाहर आयोजित करने का निर्देश दिया जाए। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पूनावाला ने अपनी पुलिस शिकायत में आरोप लगाया कि एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान उनके खिलाफ बेहद सांप्रदायिक टिप्पणी की गई। संसद में मणिपुर को लेकर सियासी संग्राम कम होने का नाम नहीं ले रहा। संसद के मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों की कार्यवाही जबरदस्त तरीके से बाधित हुई। लगातार विपक्षी दल मणिपुर को लेकर चर्चा की मांग करते रहे। दोनों सदनों में नारेबाजी हुई। इन सब के बीच लोकसभा में कुछ विधेयक भी पास किए गए। वहीं राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं हो सका। मुंबई का मोदक सागर झील उफान पर है। शहर के 7 जलाशय 68% तक भरे हुए। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 1 अगस्त से नंदिनी दूध की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। कर्नाटक दुग्ध महासंघ के उत्पादों का ब्रांड नाम नंदिनी है। यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में दूध उत्पादकों की मांग को देखते हुए लिया गया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन की अगली दौर की बैठक 25-26 अगस्त को मुंबई में होने की संभावना। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास से करीब 9 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा की और प्रदेश में सेक्टरवार पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 में भाग लिया। सेमिकॉन इंडिया 2023 के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल हम सभी ने सेमिकॉन इंडिया के पहले संस्करण में भाग लिया था। उस समय इस पर चर्चा हो रही थी कि भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश क्यों करें। जब हम 1 साल बाद अब मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है निवेश क्यों ना करें। उन्होंने कहा कि यह बदलाव आप और आपके प्रयासों से आया है। आप जुड़े हैं, आपका भविष्य भारत की आकांक्षाओं से जुड़ा है। सेमिकॉन इंडिया में देश विदेश की बहुत सारी कंपनी आई हैं। मैं आप सभी का सेमिकॉन इंडिया में हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी ने लास्ट ईयर सेमिकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे व्हाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है व्हाई नॉट इन्वेस्ट। और ये सिर्फ सवाल नहीं बदला बल्कि हवा का रुख भी बदला है और ये रुख आप सब ने बदला है, आप सबके प्रयासों ने बदला है। इसलिए मैं यहाँ मौजूद सभी कंपनियों का ये विश्वास जताने के लिए, ये इनिशिएटिव लेने के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपने भारत की एस्पिरेशंस के साथ अपने फ्यूचर को जोड़ा है। आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। 21वीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। साथियों, आपकी इंडस्ट्री में मॉर्स लॉ की बहुत चर्चा होती है। हम लोगों के यहाँ एक कहावत होती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना।
और ये कुछ वैसा ही है। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज हम भारत के डिजिटल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं। कुछ साल पहले भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था। आज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कई गुना बढ़ चुका है। 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $30 बिलियन से भी कम था। आज ये बढ़कर $100 बिलियन को भी पार कर गया है। सिर्फ 2 साल के भीतर ही भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी 2 गुने से ज्यादा हुआ गया है। भारत में बने मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भी अब 2 गुना हो चुका है। जो देश कभी मोबाइल फोन का इंपोर्टर था, अब वो दुनिया के बेस्ट मोबाइल फोन्स बना रहा है, उनका एक्सपोर्ट कर रहा है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो चुकी है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 में भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज उनकी संख्या भी लगभग बढ़कर के 800 मिलियन यानी 80 करोड़ यूजर से ज्यादा हो चुकी है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। हम एक बेटर वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल गुड के लिए भारत का सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हैं। इसमें आपके पार्टिसिपेशन, आपके सजेशंस, आपके थॉट्स, उसका बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। इस सेमिकॉन समिट के लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं, मौका है और मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और मैं कहता हूं, देश के लिए तो है ही, दुनिया के लिए भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्रों पर 3रा संस्करण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडाविया ने कहा कि आप लोगों ने वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भारत को हब बनाने के लिए जो बुद्धिशीलता दिखाई है, उसका सकारात्मक आउटपुट मिला है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उतना ही देश की आत्मनिर्भरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी देश की जरूरत इंडस्ट्रीज पूरी करती हैं, इसलिए इंडस्ट्रीज को सहयोग करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप लोगों ने केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर में इंडिया को हब बनाने के लिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, मैं मानता हूं कि उसका सकारात्मक आउटपुट मिलेगा। दोस्तों, इंडस्ट्रीज कोई भी देश की इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण होती है, इतना ही देश की आत्मनिर्भरता के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। आपकी देश की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज पूरी करती है, इसलिए इंडस्ट्रीज को सहयोग करना, इंडस्ट्रीज चलाना, इंडस्ट्रीज को स्टार्टअप के लिए मदद करना, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। और इसलिए मोदी गवर्नमेंट की विशेषता रही है, हम कभी टोकन में नहीं सोचते, हम हमेशा टोटल में सोचते। हमें इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है तो क्या हम कोई इंसेंटिव दे देंगे, कोई सब्सिडी दे देंगे, केवल इतना करने से इंडस्ट्रीज आगे बढ़ जाती क्या? मैं देख रहा था यहाँ आए उसके पहले 2021, 22, 23 का एफडीआई देश में कितना आया, तो शायद 1 साल में 2 साल में डबल हो गया। क्यों ऐसा हुआ? दोस्तों, उसके लिए एक इकोसिस्टम बनानी होती है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना होता है। पूर्व सरकारों ने भी सब्सिडी दी होगी, इंसेंटिव दिया होगा, सब किया होगा, लेकिन 2014 के बाद देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, एफडीआई बढ़ने लगा। रीजन ये है कि हमने इंडस्ट्रीज के लिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया। कैसे होलिस्टिक अप्रोच होता है? हमें इंडस्ट्रीज लगानी है, मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की दखलगिरी कम से कम हो, कंप्लायंस बर्डन कैसे कम किया जाए। ये हम क्यों कर रहे हैं?
इंडस्ट्रीज फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। एक बार इंडस्ट्रीज फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बने, उसके लिए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, पॉलिटिकल विल दोनों आवश्यक होता है। केवल आप सोचेंगे नहीं आगे बढ़ पाएंगे, केवल गवर्नमेंट सोचेगी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम ऑफिस में बैठ के पॉलिसी बनाने वाले लोग नहीं। हमारी ऑफिस और हमारे 5 ब्यूरोक्रेट्स के ब्रीफिंग के आधार पर हमारी कोई पॉलिसी, कोई बिल पास नहीं होता है, नहीं कोई पॉलिसी बनती। दोस्तों, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, हमारी हर कोई पॉलिसी, हर कोई डिसीजन के पीछे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन को हम प्राथमिकता देते हैं। इंडस्ट्रीज की क्या डिमांड है, इंडस्ट्रीज क्या चाहती है, हम कैसे सपोर्ट करें तो हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। ये अप्रोच के साथ जब हम सोचते हैं तो आपकी बात को कंसीडर करने के लिए हमें सुविधा हो जाती है, हमारा अप्रोच बन जाता है। कई बार होता ऐसा है कि डिसीजन लेने वाले व्यक्ति ने इंडस्ट्रीज देखी ही नहीं होती। दोस्तों, कागज पे कोई सोल्यूशन और समाधान नहीं होता। कागज पे देश नहीं चल सकता। ये देश 6.5 लाख गांव से बना हुआ, ये देश हजारों इंडस्ट्रीज से बना हुआ। ये देश में काम करने के लिए देश के संचालक बल के रूप में 1 से 1.5% हमारे कर्मचारी ऑफिसर लगे हुए होते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम होती है, सब लोग एक साथ में गियर अप हो तब जाके हमें सही आउटपुट मिलता है। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने, लेकिन उसके साथ हमें फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना है। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए कंपटीशन में सक्सेस रहना और सक्सेस होने के लिए कंपटीशन करना एक दूसरे के पूरक है। और इसलिए मेरी अपेक्षा है कि आप सब लोग जो 2 दिन का चिंतन से 2 दिन की आपकी कॉन्फ्रेंस से जो आउटपुट निकला है, ये आउटपुट पर भी 4-5 लोगों का एक ग्रुप बैठे, उसमें से कौन सी चीजें कहाँ रखने की आवश्यकता है वहां रखें और आने वाले दिनों के लिए हमारे इंडस्ट्रीज का भविष्य को सुनिश्चित करें। यही आपसे अपेक्षा। धन्यवाद। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा ने बेंगलुरु में IYC के सबसे बड़े युवा सम्मेलन के तीसरे दिन देश भर से आए IYC प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जिस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है उसमें यूथ शक्ति की अहम भूमिका है। उन्होंने आगे कहा कि 2023 में भी यूथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वह महिला है या पुरुष। आज देश को बेरोजगारी से, महंगाई से आजाद करना है। वहीं मणिपुर की घटना को लेकर भी अपने विचार रखे और कहा कि हमें अब जागने की जरूरत है, अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है। युवाओं की जिम्मेदारी है कि वह सच्चाई को सामने लाएं। आज यूथ कांग्रेस के इस नेशनल कन्वेंशन में पधारी हुई सभी महिला नेत्रियां, यूथ कांग्रेस के जिला एवं प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्यगण, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी, यूथ कांग्रेस के इंचार्ज कृष्णा जी एवं सभी प्रदेशों से आए हुए प्रतिनिधिगण। सबसे पहले तो मैं श्रीनिवास जी को बधाई देती हूँ इस कन्वेंशन के लिए, जिसका आज तीसरा दिन है। आज यहाँ आके हमें अपने यूथ कांग्रेस के दिन याद आ गए और जिस दौर से आज हिंदुस्तान गुजर रहा है उसमें इस यूथ की शक्ति की एक बहुत अहम भूमिका है। भाइयों और बहनों, हमारी पीढ़ी ने एक आजाद हिंदुस्तान पाया। एक आजाद हिंदुस्तान में हमने अपनी पहली सांस ली। आजादी की लड़ाई में हमारी कोई भागीदारी नहीं थी, पर हाँ, आज इस 21वीं शताब्दी में 2023 में जब हम खड़े हैं तो एक बहुत अहम रोल यूथ कांग्रेस का और युवाओं का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, है। आज आजाद करना है इस देश को बेरोजगारी से, आज आजाद करना है इस देश को महंगाई से। आज जो हम मणिपुर में देख रहे हैं, हर व्यक्ति का आज हृदय तार तार हुआ और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम युवक युवतियां जागे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, अपने लड़ने की शक्ति का इस्तेमाल करें और सच्चाई समाज के सामने लाएं। आप यूथ हैं, आप आईटी के टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप यूट्यूबर बने, ज्यादा से ज्यादा सच्ची घटनाएं यूट्यूब, फेसबुक, आईटी के माध्यम से इस देश के कोने कोने में पहुंचाइए। आप हर एक व्यक्ति यूथ कांग्रेस का ये काम भली भांति कर सकता है और मुझे विश्वास है जो हमारे आईटी डिपार्टमेंट है यूथ कांग्रेस का, वो इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। कर्नाटक के अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ। आपने एक नई जान दी है कांग्रेस पार्टी को, आपने ताकत दी है, आपने राह दिखाया है। मैं फिर एक बार आपको आह्वान करूंगी कि
कि यूथ कांग्रेस से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। ये वही यूथ है जो आजादी के पहले देश को आजाद करने के लिए लड़ा था और उसके बाद ये वही यूथ है जिसने 77 में इंदिरा जी को ताकत दी थी। ये वही यूथ है जिसने राजीव जी को ताकत दी थी। ये वही यूथ है जिसने सोनिया जी और राहुल जी को ताकत दी है। और जब मैं यूथ की बात करती हूँ, महिलाओं की बात करती हूँ, तो मैं अपने लाडले नेता राजीव जी को नहीं भूल सकती। आज आप और हम महिलाएं इस पार्टी में सशक्त हैं तो कहीं वो राजीव जी की सोच थी जिसने हमें 33 नहीं 50% का आरक्षण दिया और उस आरक्षण के चलते आज हमारी हजारों बहनें नगर पालिका, नगर निगम तमाम चुनावों में जीत के आती हैं। पर ये सपना राजीव जी का अधूरा है जिसको हमको पूरा करना है। ये अधिकार हमारा हमें विधानसभा और लोकसभा में भी लेना है। तो मैं यूथ कांग्रेस से आह्वान करूंगी कि 33% आरक्षण, महिला आरक्षण के लिए वो भी लड़ाई लड़े और महिला कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का साथ दे, तभी राजीव जी का सपना पूरा होगा। पुनः बधाई देते हुए धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। सतना मेडिकल कॉलेज के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज का निर्माण, अच्छे उपकरण, दवाइयों का बेहतर प्रबंध शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की चिकित्सा व्यवस्था लगातार उन्नत हो रही है। हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया गया है, लेकिन आप तो डॉक्टर भी और गुरु भी हैं, तो आप अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कि एक जमाना था मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बहुत कम हुआ करते थे। 65 के बाद 1965 के बाद पहले मेडिकल कॉलेज का अनाउंस मैंने किया था 2006 में सागर में। 1965 से लेके 2006 तक कोई मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में शासकीय नहीं हुआ। और उसके बाद चूंकि हमेशा ये बात आती थी कि अस्पताल तो खोल दो, भवन बना दो, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर्स मिलते नहीं थे। और इसलिए हमने तय किया कि डॉक्टर्स तैयार होंगे मेडिकल कॉलेज से, और इसलिए एक के बाद एक मेडिकल कॉलेज हम खोलते गए। ये 14वां मेडिकल कॉलेज है सतना, जहाँ आपकी नियुक्ति हुई है। बाकी पाइपलाइन में है, उन पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। प्राइवेट फैसिलिटी जो पैसे वाले उनको मिल जाती है, लेकिन आम जन सरकारी व्यवस्था में ही आता है। और मुझे गर्व है कहते हुए कि हमारी सरकार की जो चिकित्सा की व्यवस्थाएं हैं वो लगातार उन्नत होती चली गई है। और कोविड के समय तो लोगों की चॉइस प्राइवेट अस्पताल नहीं, सरकारी अस्पताल होता था। हमारे मेडिकल कॉलेजेज होते थे, कई लोगों की हमने जान बचाई है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी आग्रह के साथ कि आप कोई शासकीय सेवक नहीं है, आप तो जनता को जिंदगी देने वाले, भगवान के बाद दूसरा स्थान पाने वाले हमारे मित्र हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कई नए प्रयोग हम लोगों ने किए, जैसे हम लोगों ने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर ये एक मिथक है कि मेडिकल की पढ़ाई केवल अंग्रेजी में ही हो सकती। आप जानते हैं दुनिया के कई देश है जो अपनी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। और जनता से भी आपको बात करना है तो अंग्रेजी में बात थोड़ी करेंगे। अंग्रेजी में दवाई का पर्चा लिख सकते हैं, लेकिन बात तो आपको हिंदी में ही करनी पड़ेगी। और अपनी भाषा में मेडिकल की भी पढ़ाई हो, ये आसान काम नहीं, हिम्मत का काम है। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि केवल भाषा के ज्ञान के कारण, भाषा ना जानने के कारण, क्योंकि अंग्रेजी आना कोई इस बात का प्रतीक नहीं कि वो बड़ा टैलेंट है। हम लोग कई गांव में पैदा हुए, गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़े, क्षमता तो बराबर है, भाषा की दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने तय किया कि जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहे वो हिंदी माध्यम से भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग को, मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जो हिंदी में पढ़ाई करवाने का जिसने प्रारंभ किया। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यशस्वी हो, जो आपके पास आए वो अपनी तकलीफ दूर करके जाए और लोग भगवान के रूप में आपकी पूजा करें, आपका मान और सम्मान करें और आप लोगों की जिंदगी बचाएं, व्यवस्थाएं बेहतर बनाएं, जो संसाधन उसका बेहतर उपयोग करें और जनता को
बेहतर जीवन दें। दिल्ली में भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम बैठक बुलाई। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने यह बैठक मानसून सीजन में डेंगू के मरीजों में कई गुना बढ़ोतरी को देखते हुए बुलाई थी, ताकि समय रहते डेंगू नियंत्रण को लेकर जरूरी कदम उठाए जा सकें। बैठक के उपरांत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए आप मंत्री भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ मीटिंग की और डेंगू विरोधी प्रयास के लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी विभागों की एक मीटिंग ली है, जिसमें मुख्यतः दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट, दिल्ली जल बोर्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के प्रतिनिधि थे। इस साल दिल्ली में देखा गया है कि बारिश जो दिल्ली में अक्सर जुलाई के महीने में शुरू होती थी, इस बार दिल्ली में लगातार अप्रैल, मई, जून तीनों महीनों में बारिश हुई है और जुलाई में तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। और ये हाल लगभग सभी उत्तर भारत के राज्यों का जुलाई में रहा है, जिस कारण जो ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारे पास वो ये आ रहे हैं कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो हैं, मच्छर जनित बीमारियां जो हैं, उसका ट्रेंड ज्यादा देखा जा रहा है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया की शिकायतें अगस्त सितंबर में बढ़ा करती थी, वो ट्रेंड अब जुलाई में देखने को आ रहा है। इस विषय में मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों की एक हाई लेवल मीटिंग आज ली, जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंट से जानकारी ली गई। सभी डिपार्टमेंट्स को अपने अपने तरीके से कुछ कार्यों को पूरा करने के माइलस्टोन्स और टारगेट्स दिए गए। मुख्यतः डेंगू का बचाव, डेंगू की अवेयरनेस, उसके बारे में जानकारी से ही किया जा सकता है। तो इसके बारे में जितने लोगों को जानकारी हो और वो अपने आप को मच्छरों से बचाएं, इसी से हम डेंगू की रोकथाम कर सकते हैं। खास तौर पे ये मच्छर दिन में काटता है और साफ पानी के अंदर पैदा होता है, यानी कि घरों की छतों पे अगर पानी इकट्ठा हो जाए, घरों के अंदर फूलदान में पानी इकट्ठा हो जाए, टूटे पुराने डब्बों बर्तनों के अंदर पानी इकट्ठा हो, फ्रिज के नीचे ट्रे में पानी इकट्ठा हो, एसी से गिरता हुआ पानी आपके घर के किसी कोने के अंदर इकट्ठा हो, पुरानी किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर पानी इकट्ठा हो, कोई एबेंडेंड बिल्डिंग हो, जैसे कई जगह इलाकों के अंदर कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जो खाली कर देते हैं लोग, उसमें कोई रहता नहीं है मगर उसमें पानी कहीं पे जमा हो जाता है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे अक्सर डेंगू का मच्छर उत्पन्न होता है। इस बार जो हमने इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई है कि कौन सा स्ट्रेन है डेंगू का जो इस बार फैल रहा है, तो 20 सैंपल में से 19 सैंपल टाइप 2 डेंगू के हैं। तो इसमें एक बात ऐसी है जिससे थोड़ी पॉजिटिव है, एक बात ऐसी है जो थोड़ी नेगेटिव है। एक तो टाइप 2 जो डेंगू है, इसके अंदर जो है खतरा ज़्यादा रहता है, मगर क्योंकि ज़्यादातर केसेस टाइप 2 के निकले हैं, इसलिए ये बात भी कही जा सकती है कि कोई 2 स्ट्रेन नहीं है, ज़्यादातर एक ही स्ट्रेन है जो प्रेवलेंट है, जिसकी वजह से बीमारी जो है बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं भी होती है। मगर इससे एहतियात जो है वो कम नहीं करने, और ख़ास तौर पे स्कूल के बच्चों के विषय में एहतियात रखने के लिए कहे गए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर निर्देश दिए थे कि सभी स्कूलों को, सरकारी स्कूल हो, एमसीडी के स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ निर्देश दिए जाएं कि बच्चे पूरी आस्तीन की कमीज पहन के ही आएंगे और पूरे ढकने वाले कपड़े पहन के आएंगे। डेंगू होमवर्क सब स्कूलों में बच्चों को दिया जाएगा। एक तरीके की एक डेंगू की रिपोर्ट कार्ड बच्चों को दी जाएगी कि आप अपने घर में जाएं, एक हफ्ते अपने घर के अंदर चेक करें कहीं पे कोई पानी तो नहीं जमा हो रहा, उस रिपोर्ट कार्ड को भरें और अगले हफ्ते स्कूल में जमा करें। अगले हफ्ते स्कूल के टीचर उसको चेक करें और उसके फिर अगले हफ्ते दोबारा रिपोर्ट कार्ड दी जाए कि अब आप दोबारा अपने घर में इसको चेक करें। ये रिपोर्ट कार्ड सब बच्चों के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, एमसीडी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सबके लिए अनिवार्य है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि इसको सख्ती से इसका पालन कराया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि वे अपने यहाँ डेंगू के लिए अलग से बेड्स रिजर्व करें। डेंगू की दवाई पैरासीटामोल वो उपलब्ध हो, अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में, मोहल्ला क्लिनिक्स में वो इंश्योर किया जाए। अगर आपको बुखार है
तो डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें और सेफेस्ट पैरासीटामोल ही लें। अपने हिसाब से खुद अपना उपचार ना करें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने 16 जुलाई 2023 को ट्वीट कर बाढ़ पीड़ितों को 10,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि बाढ़ आने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग कर बाढ़ पीड़ितों की परेशानियों का आकलन किया होता तो उन्हें अंदाजा होता कि उनके द्वारा ऐलान की गई राशि कितनी कम है। सचदेवा ने आगे कहा कि अक्टूबर 2016 में अपने ही कैबिनेट में केजरीवाल सरकार ने आपदा के समय नुकसान होने पर 25,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने भी मीडिया को संबोधित किया और मांग रखी कि दिल्ली सरकार बाढ़ पीड़ित सहायता राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए करे और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 16 जुलाई 2023 दिल्ली के मुख्यमंत्री ट्वीट करके घोषणा करते हैं कि दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 10,000 रुपये की घोषणा, सहायता राशि की घोषणा करते हैं। अगर मुख्यमंत्री ने कोई मीटिंग बुलाई होती, बाढ़ पीड़ितों के नुकसान का आकलन किया होता, तो उन्हें अंदाज़ा होता कि जिस राशि की वो घोषणा कर रहे हैं वो कितनी कम है। ये वो कैबिनेट का निर्णय है। 2016 के अपने ही कैबिनेट को निर्णय को पढ़ लिया होता, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपदा आने पर झुग्गी वासियों को कम से कम 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ये तो अक्टूबर 2016 का निर्णय है। झुग्गी झोपड़ी के अलावा आप मजनू का टीला चला जाएं, सभापुर चले जाएं, गांव गढ़ी चले जाएं या जैतपुर आ जाएं, जहां पक्के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वहां भी बाढ़ के पानी ने बहुत नुकसान किया है। तो 5 मार्च 2020 का निर्णय है, वो भी दिल्ली कैबिनेट का निर्णय है कि ऐसी आपदा के अवसर पर जहां पक्का स्ट्रक्चर है, कम से कम 5 लाख का मुआवजा दिया जा सकता है और अगर थोड़ा कम नुकसान हो तो 2.5 लाख का मुआवजा दिया जा सकता है। आज 25,000 लोग सड़कों पर हैं। अब अरविंद केजरीवाल हमें ये बता दें कि 16 जुलाई का जो निर्णय आपने 10,000 रुपये सहायता राशि का किया, वो किस आकलन पे किया? नुकसान तो बहुत बड़ा है, लोगों के घर उजड़ गए। और मैंने जैसा कहा कि मजनू का टीला के घरों में तो हमने जाके देखा है, दुकानों में देखा है, लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया, पानी अंदर तक घुस गया। अगर आपको ईमानदारी से प्रशासन चलाना था, अगर आपको अपने काम में ईमानदारी दिखानी थी, तो मैं एक अच्छा उदाहरण अरविंद केजरीवाल को दिखाता हूँ। पानी नहीं आया तो हरियाणा सरकार दोषी, पानी आ गया तो हरियाणा सरकार दोषी। लेकिन उस हरियाणा सरकार से सीखना क्या चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल को समझ में आना चाहिए। हरियाणा में भी बाढ़ आई है, ये हरियाणा सरकार का ऑर्डर है, जिसमें वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान गई, हमें वहाँ आर्मी बुलानी पड़ी कि नहीं बुलानी पड़ी, एनडीआरएफ की टीम आई कि नहीं आई, एनडीआरएफ की, हमें वहाँ कितने लोगों को रेस्क्यू किया, कितने पशु निकाले। ये हरियाणा सरकार की रिपोर्ट है, पब्लिश रिपोर्ट है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट दिखा दें कि जहाँ उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया हो कि भाई इतना नुकसान हुआ है, इस बाढ़ में कितनी एकड़ जमीन जो कृषि योग्य है खराब हुई है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट का निर्णय है कि 20,000 रुपये हेक्टर हम किसानों को देंगे। अरविंद केजरीवाल बता दें, इससे पहले भी जब जब बारिश हुई है कितने किसानों को मुआवजा दिया, और अब इस बाढ़ में जिन किसानों की कृषि योग्य जमीन खराब हुई है, अरविंद केजरीवाल बताएं कि आपने कितने किसानों को मुआवजा दिया है। इसी कैबिनेट का निर्णय है कि अगर आपदा में किसी की मौत हो जाती है तो कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिवार को मिलेगा। 1 लाख रुपया तुरंत और 9 लाख रुपए कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद। आप सब मीडिया के बंधु ने देखा कि इस बाढ़ के कारण कितने हादसे हुए। अरविंद केजरीवाल बताएं कि आपने किसको मुआवजा दिया। जिस सहायता राशि की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है, राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाए। किसानों को जो बड़ा भारी नुकसान हुआ है, प्रत्येक किसान को 50,000 रुपया एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाए, और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अरविंद केजरीवाल की सरकार तुरंत उपलब्ध कराए। इस मुद्दे को हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।